नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका जीके सीरीज पर। तो अपने साइंस में केमिस्ट्री का पोर्शन चल रहा है, जिसमें हमने पिछली क्लासों में धातुओं के बारे में पढ़ा था, अम्ल और क्षार के बारे में पढ़ा था, पीएच स्केल के बारे में पढ़ा था, और कौन से एसिड प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाते हैं वो भी हमने पढ़े थे। ठीक है, उसके आगे आज जो टॉपिक है वो है अपना धातु, जिसको अपन थोड़ा सा डिटेल में ले रहे हैं। तो मेटल्स, मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु कौन सी है भाई? तांबा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो भी आपके सिविलाइजेशन हुए थे, सभ्यताएं, उनमें इतिहास में लिखा है कि जो सबसे पहले मेटल मनुष्य ने, ह्यूमंस ने यूज लिया है, वो कौन सी आपकी तांबा धातु है। ठीक है, जैसे आपके आहड़ सभ्यता हो गई, हड़प्पा, उनमें जो मिला सबसे पहले क्या मिला भाई? तांबा मिला। यानी वो कैसे पता किया? तो तांबे के बर्तन लोग पहले यूज करते थे। ठीक है, उसके बाद देखो सर्वाधिक सुचालक धातु अपन ने देख रखा है चांदी। सबसे सुचालक, सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और तांबा। अब देखो इसमें क्या है कि भाई सबसे ज्यादा सुचालक तो कौन सा है? आपका चांदी है। लेकिन तार अपन किसके यूज करते हैं? तांबा और एल्यूमिनियम के। क्यों करते हैं? तो इसका कारण है चांदी, आपका जो सिल्वर है, ये क्या है? एक्सपेंसिव है, महंगा है। ठीक है, इसलिए इसके तार अपन नहीं यूज करते। अपन किसके करते हैं? तांबा और एल्यूमिनियम के। कुचालक धातु सीसा। सीसा जो है वो कुचालक है। किसका? इलेक्ट्रिसिटी का, विद्युत का कुचालक। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट लगा लेना। धातु है लेकिन क्या है? कुचालक है। ठीक है, आगे देखो, गोली लगने पर सीसा के कारण शरीर में जहर फैलता है। यानी ये जो सीसा है ये आपका टॉक्सिक है, जहरीला है। ठीक है, ये क्या करता है? आपको जहर फैलाता है। तो फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमंस वाज कॉपर, और सिल्वर इज द गुड कंडक्टर और बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। पुअर कंडक्टर कौन सा है? लेड है, जिसका सिंबल पीबी होता है। ये पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। और लेड पॉइजनिंग कैन अकर ड्यू टू बुलेट्स मेड ऑफ लीड। यानी अगर कोई बुलेट लगती है आपके, तो लेड के फैलने के कारण आप मर जाते हो। ठीक है, लेड में क्या होता है? टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, तो लेड वो जहर जहर फैल जाता है और आपकी मौत हो जाती है। तो इसको आप नोट कर लीजिए धातु के बारे में। आगे देखिए, कुछ विशेष धातुएं, स्पेशल मेटल्स कौन सी है? एकमात्र द्रवित धारा, यानी कि एकमात्र जो आपकी मेटल है जो लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर, वो कौन सी होती है भाई? मरकरी, जिसका सिंबल होता है Hg। Hg क्या है? ओनली वन मेटल जो कौन सी है भाई? आपके लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और रूम टेम्परेचर कितना होता है ये आपको याद रखना है, 27 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर पे, जो मेटल लिक्विड फॉर्म में होती है वो होती है आपकी मरकरी। एकमात्र द्रवित अधातु तो वो होती है आपकी ब्रोमीन। और ओनली लिक्विड कौन सी होती है भाई? ब्रोमीन होती है। धातु में पूछे, मेटल में पूछे तो मरकरी, और अगर आपको नॉन मेटल में पूछे तो ब्रोमीन। सबसे हल्की एवं सबसे कम घनत्व वाली, यानी लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल विद द लोएस्ट डेंसिटी। तो सबसे हल्की और सबसे कम घनत्व वाली कौन सी है भाई? लिथियम है। ये आपको याद रखना है। लिथियम कैसी है? सबसे हल्की भी है और इसका घनत्व भी क्या है? कम है। ठीक है, और वैसे भी हमने देख रखा है घनत्व यानी डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या है? कम है, हल्की है, तो घनत्व भी क्या है? कम है। ठीक है, अगला, सबसे भारी एवं सर्वाधिक घनत्व वाली ओस्मियम कौन सी है भाई? ओस्मियम, ये आपको ध्यान रखना है। द हैवीएस्ट एंड डेंस मेटल इज ओस्मियम। ठीक है, मेटल्स में ये जो सबसे पहले वाली है या हल्की है, घनत्व है, ओस्मियम है, ये सारे फैक्ट टू फैक्ट चीजें हैं। तो इनमें आपको सीधा याद करना, तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अगला देखिए, गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट। सबसे कल गलनांक किसका होता है? पारा का। अब देखो वैसे मेल्टिंग पॉइंट होता क्या है? तो जिस टेम्परेचर पे कोई धातु या कोई सब्सटेंस पिघलना स्टार्ट कर दे, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए,
उस टेम्परेचर को क्या बोल देंगे, उसका मेल्टिंग पॉइंट या गलनांक। ठीक है, तो सबसे कम गलनांक किसका होता है, आपका पारा का होता है, यानी वही आपका मरकरी। तो लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट मेटल किसका है, मरकरी का। अगला सर्वाधिक गलनांक किसका होता है, टंगस्टन। टंगस्टन हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है भाई, टंगस्टन। अब देखो टंगस्टन शब्द आपने और कहाँ सुना है, आपके जो बल्ब होता है, क्या होता है, बल्ब। तो बल्ब में एक तंतु होता है यानी फिलामेंट, बल्ब में क्या होता है, फिलामेंट। तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना, वो किसका बनता है, टंगस्टन का बनता है। किसका बनता है भाई, टंगस्टन का, जिसका सिंबल होता है W। ठीक है, अब ये बल्ब के अंदर अपन लगाते हैं, जिसके कारण आपकी जो लाइट है वो जनरेट होती है। ठीक है, तो उस फिलामेंट को टंगस्टन से क्यों बनाते हैं, क्योंकि इसका गलनांक मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वेरी हाई होता है। ठीक है, इसलिए जितनी भी लाइट आएगी इलेक्ट्रिसिटी, उसके कारण वो पिघल कर टूटेगा नहीं, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इतना ज्यादा। तो जब आप कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दोगे तो इतना आपको कभी भी टेम्परेचर नहीं मिलने वाला। 3400 के आसपास होता है, 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, रासायनिक गुणधर्म, जिरकोनियम ऑक्सीजन व नाइट्रोजन दोनों में जलता है तथा रेडियो एक्टिव नहीं है। देखो कुछ रासायनिक गुणधर्म है, एक आपका मेटल होता है जिरकोनियम, ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में तो जलता है और ये रेडियो एक्टिव नहीं है। ठीक है, तो पानी में तैरने वाली कौन कौन सी धातुएं हैं मेटल्स है जो पानी में तैर सकती है। तो अभी आपने पढ़ा कि सबसे हल्की सबसे कम घनत्व वाली कौन सी होगी, लिथियम। एक तो लिथियम हो गई, फिर दो ये जो सोडियम और पोटेशियम, ये क्या होती है, इतनी सॉफ्ट होती है। क्या होती है भाई, सॉफ्ट, जिनको अपन चाकू से काट सकते हैं। इन तीनों को अपन क्या कर सकते हैं, इन तीनों को चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से काटा जा सकता है, कैन बी कट बाय नाइफ। ठीक है, लिथियम सोडियम और पोटेशियम तीनों को चाकू से काट सकते हैं, तीनों ही सॉफ्ट होती है और ये तीनों ही आपके पानी पे क्या करती है, तैरती है। अब तैरने का कंसेप्ट मैं बताऊं आपको, तो इसको आप नोट कर लेना, एक बार मैं मिटा रहा हूं। देखो जिस वस्तु का घनत्व यानी कि डेंसिटी कम है तो वो वस्तु क्या करेगी, तैरेगी, फ्लोट। डेंसिटी लो डेंसिटी, फ्लोट ऑन वाटर, फ्लोट यानी तैरेगी। और वो किस पे तैरेगी, अब जिसका घनत्व क्या हो जाएगा, ज्यादा, यानी कि डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई। डेंसिटी हाई है तो वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, अधिक घनत्व। ठीक है, अब देखो जैसे बर्फ है वो पानी पे तैरता है, बर्फ क्या करता है, पानी पे तैरता है। तो जो तैर रहा है उसका घनत्व, उसकी डेंसिटी कम, और जो डूब रहा है, जैसे कील है लोहे की, वो पानी में डूब जाती है, तो पानी का घनत्व यहाँ पर कम होगा और आपके कील का घनत्व डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसलिए वो क्या हो गई, डूब गई। तो जिसके घनत्व ज्यादा हाई डेंसिटी, वो क्या कर जाएगी, सिंक कर जाएगी, डूब जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों आपके क्या हो जाएंगे, पानी पे तैरेंगे और चाकू से भी कट सकते हैं। तो इनको आप नोट कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट, अगला देख, ध्यान रखना है इसमें हमने आगे आपको इसके रिवीजन के लिए वन लाइनर क्वेश्चन बना रखे हैं। तो जो जो बातें अपन पढ़ रहे हैं उसको अपने दिमाग में सेट रखिएगा। आगे अपन 15-20 क्वेश्चन भी इनके ऊपर करेंगे ताकि आपका डबल बार रिवीजन हो जाए। आगे देखिए, मुलायम धातु है, सॉफ्ट धातु है, तो लिथियम सोडियम पोटेशियम कैन बी कट विद अ नाइफ। ठीक है, ये तीनों ही क्या है, सॉफ्ट हैं और तीनों को किससे काट सकते हैं, चाकू से। सोडियम पोटेशियम और आपका लिथियम, इनका सिंबल भी बता दूं, ये होता है लिथियम, ये होता है सोडियम और ये होता है पोटेशियम। ठीक है, तीनों याद रखना। अगला देखिए, परमाणु घड़ी में प्रयुक्त धातु सीजियम, जो आपकी एटॉमिक, कौन सी एटॉमिक क्लॉक होती है उसमें सीजियम, इसका सिंबल होता है CS, ये सीजियम यूज करते हैं परमाणु घड़ी में, एटॉमिक क्लॉक में।
एटॉमिक क्लॉक में, परमाणु घड़ी में क्या यूज करते हैं भाई? सीजियम यूज करते हैं। एडम उत्प्रेरक, सफेद सोना, प्लेटिनम। ठीक है, सफेद सोना यानी कि व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड किसको बोलेंगे भाई? आपके प्लेटिनम को। अगला, झूठा सोना या बेवकूफों का सोना, फूल्स गोल्ड, कौन सा होगा? पाइराइट्स। कौन सा पाइराइट? आयरन पाइराइट। अब देखो, ये जो आयरन पाइराइट है इसका कलर येलो होता है। कैसा होता है? येलो, यानी कि पीले कलर का होता है। ठीक है, याद रख लेना, आयरन पाइराइट्स, इसको झूठा सोना क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका कलर क्या होता है? पीला। तो पीले कलर के जो आभूषण, नकली आभूषण बना के कह देते हैं कि भाई ये क्या है? गोल्ड है। ठीक है, लेकिन इसका एक ये फायदा है कि ये गोल्ड की तरह दिखता है और सस्ता मिल जाता है। क्या मिल जाता है भाई? सस्ता। ठीक है, तो ये आपके फूल्स गोल्ड, पाइराइट याद कर लेना, आयरन पाइराइट FeS2, FeS2। और प्लेटिनम व्हाइट कलर का होता है आपका, व्हाइट गोल्ड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, क्रियाशीलता। सर्वाधिक क्रियाशील, सीजियम, पोटेशियम, सोडियम। मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से हैं? सीजियम, पोटेशियम और आपका सोडियम। ठीक है, ये कैसे हैं भाई? क्रियाशील है, रिएक्टिव है। वैसे तो रिएक्टिव बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेन जो है वो आपको ये याद रखना है। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं। अब ये जो सोडियम और पोटेशियम दोनों, ये क्या करते हैं कि भाई जल्दी से आग पकड़ लेते हैं। जैसे ही पानी के संपर्क में आए या एयर के संपर्क में आए, सोडियम क्या करता है? सोडियम किसके कांटेक्ट में आए? एयर या फिर वाटर, तो ये क्या करते हैं भाई? आग पकड़ लेते हैं। क्या पकड़ लेते हैं? आग, कैचेज फायर। ठीक है, आग पकड़ लेते हैं। इसलिए इनको किस में स्टोर करते हैं? इनको स्टोर करते हैं आपके केरोसिन। सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन टू प्रिवेंट रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन ना हो इसलिए। और वैसे जो बच्चे साइंस से हैं या नहीं है उनको बता दूं कि जो लैब में जाते हैं बच्चे, तो वहाँ सोडियम होता है, तो उनको क्या करते हैं? वो सिंक में पटकते हैं ताकि उनसे वो चिंगारियां निकलती है। ठीक है, तो अगर वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा? आग पकड़ लेगा। अगला देखो, अकरेंस, यानी कैसे ये नेचर से कैसे मिलते हैं। तो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातुएं, मेटल्स फाउंड इन द फ्री स्टेट, यानी एक तो क्या होता है? धातु का निष्कर्षण, यानी कि अगर आप धातु को निकालते हो जमीन में तो उसके साथ अशुद्धि होती है, यानी उसको फिर हमें शुद्ध करना पड़ता है। ठीक है, लेकिन ये जो दो धातु है आपका गोल्ड और प्लेटिनम, ये दोनों क्या है? मुक्त अवस्था में निकलते हैं, यानी कि ये प्योर ही निकलते हैं। इनके साथ ना कोई अशुद्धि होती है, ना हमें कुछ करना पड़ता है। तो ये क्या, इसको बोलते हैं फ्री स्टेट। मुक्त अवस्था में कौन से निकलते हैं भाई? ओनली गोल्ड और प्लेटिनम। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए, पूर्णतया संक्षारण मुक्त धातुएं। संक्षारण अपन ने पढ़ रखा है पहले भी। संक्षारण क्या होता है वापस एक बार बता दूं? कोरोजन, कंप्लीटली कोरोजन फ्री। तो कोरोजन यानी संक्षारण क्या होता है भाई? जब कोई धातु यानी कि मेटल एयर के कांटेक्ट में आता है, एयर या मॉइस्चर, ठीक है, नमी के कांटेक्ट में, वायु के कांटेक्ट में आता है, तो उसकी जो परत है वो ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीकरण के कारण, ऑक्सीडेशन के कारण परत खराब हो जाती है। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी का काला हो जाना, तांबे का हरा हो जाना, ये सारे अपन ने कोरोजन में पढ़ा था। ठीक है, तो किन के कोरोजन नहीं होगा? तो याद रखना, सोना और प्लेटिनम। इनको और क्या बोलते हैं? अभी देखा था, फ्री स्टेट में मिलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं भाई? फ्री स्टेट में। जो जो फ्री स्टेट में मिलते हैं इनके ऊपर कोई ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए ये कोरोड या कोरोजन फ्री मेटल्स है। अगला विशेष नाम, कुलीन नामक धातु, गोल्ड, कुलीन धातु गोल्ड। नोबल, उत्कृष्ट, सर्वाधिक अक्रिय धातु कौन से हैं? एक मिनट, ये थोड़ा सा, नोबल, उत्कृष्ट, सर्वाधिक
अक्रिय, हाँ धातु में यही होगा आपका सोना और प्लेटिनम। बाकी अक्रिय गैसें पूछे तब आपको वो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन 18th ग्रुप वाली बतानी है नोबल गैसेज में। धातु क्या होंगे आपके? सोना और प्लेटिनम, ठीक है। सर्वाधिक अक्रिय। आगे देखो, सर्वाधिक तन्य एवं आदातवर्तीय। अब देखो तन्य और आदातवर्तीय यानी डक्टाइल और मेलिएबल, ये क्या होंगे? डक्टिलिटी का मतलब होता है, तन्यता का मतलब होता है किसी भी धातु को आप लंबा कर सकते हो, पीट पीट कर हथौड़े से क्या कर सकते हो? लंबा एक तार के रूप में बना सकते हो। और आपको बताऊं कि जो 1 ग्राम सोना होता है, कितना? 1 ग्राम सोना, उससे ये इतना तन्य होता है। 1 ग्राम गोल्ड, इससे आप 2 किलोमीटर लंबा क्या बना सकते हो? तार बना, 2 किलोमीटर लंबा वायर, ठीक है। इतना क्या होता है? ये डक्टाइल होता है, इतना तन्य होता है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं? एक तो सोना और चांदी, ये इतने तन्य होते, इसीलिए इनके क्या बनते हैं? आभूषण, वो भी आपके पतले पतले, ठीक है। दूसरा शब्द है मेलिएबल, यानी कि आदातवर्तीय। आदातवर्तीय का मतलब होता है किसी भी धातु को आप पीट पीट कर क्या करना सकते हो? एक चद्दर के रूप में, सीट के रूप में बना सकते हो, ठीक है। जैसे आपने एल्यूमिनियम फॉइल सुनी होगी, जिसमें आप क्या करते हो? रोटी वगैरह डालते हो गरम। एक आपने सिल्वर फॉइल सुनी होगी, जो आप किसी मिठाई के ऊपर लगी हुई देखी होगी, ठीक है। तो उनको इतना इतना पतला किया जाता है, उस प्रॉपर्टी का क्या नाम है? मेलिएबल, आघातवर्ती, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए, परिभाषाएं। तन्यता, धातु का तार में बदलने का गुण। तन्यता अभी मैंने बता दिया, एबिलिटी ऑफ मेटल टू ड्रॉन इनटू वायर, ठीक है, ये अपन ने पढ़ लिया। आदातवर्तीय, धातु का पतली चादर के रूप में बदलने का गुण। एबिलिटी ऑफ मेटल टू बीटन इनटू थिन शीट, पीट पीट कर सीट के रूप में, चद्दर के रूप में बना सकते हैं। अगला देखो, विद्युत अपघटन द्वारा शुद्धिकरण। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में एनोड अशुद्ध धातु का होता है। अब देखो, एक मिनट, अब देखो, विद्युत अपघटन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इसमें क्या होता है? एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है, ठीक है। हिंदी में भी इसको एनोड ही बोलते हैं। एनोड जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज वाला होता है, यानी धनावेशित, और कैथोड होता है ये नेगेटिव चार्ज यानी कि ऋणावेशित होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। तो अगर आपको धातु को शुद्ध करना है, किसके द्वारा? बिजली के द्वारा। अब यहाँ पर क्या होता है? इस एनोड को एक क्या कर देते हैं? आपके बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं। एनोड को किससे ज्वाइन कर देते हैं भाई? बैटरी से ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। बैटरी जैसे ही इसमें आप करंट फ्लो होगा, इनमें से आयन रिलीज होंगे, तो वो धातु क्या हो जाएगा? शुद्ध। तो जो अशुद्ध धातु आपको शुद्ध करना है, उस अशुद्ध धातु को आपको क्या बना देना है? इसमें एनोड बना देना है, ठीक है। तो एनोड क्या होगा? आपका अशुद्ध धातु होगा, आपका इम्प्योर मेटल होगा, ठीक है। अशुद्ध धातु क्या होगा भाई? इम्प्योर मेटल। जैसे ही आपको इम्प्योर मेटल मिले, आप उसका एनोड बना दो, एक दूसरी कोई भी मेटल का आप कैथोड बना दो, इलेक्ट्रिसिटी पास करो, जो अशुद्धियां होगी, आयनिक आयनिक अशुद्धियां, आयनिक इंप्योरिटी जो भी होगी, वो यहां से निकल जाएगी, ठीक है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पर देखो, कुछ भी अपन लिक्विड लेते हैं, जो कोई एसिड बेस सॉल्ट होता है, उसको लेते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इसके अंदर जो भी सॉल्यूशन लेंगे उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट। और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, आयनिक इंप्योरिटीज है वो यहाँ से रिलीज हो जाती है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पर आपको एक ही चीज याद रखनी है, एनोड किसकी बनती है? इम्प्योर मेटल की बनती है, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए, अगला अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, अदर इंपोर्टेंट फैक्ट। सबसे कठोर धातु क्रोमियम और टंगस्टन। सबसे कठोर धातु यानी कि आपकी हार्डेस्ट। हार्डेस्ट अगर सब्सटेंस बोले, तब आपने पढ़ रखा है कार्बन वाला डायमंड। क्या पढ़ रखा है? डायमंड। यहाँ क्या पढ़ रहे हैं? कठोर। तो कठोर यानी हार्डेस्ट मेटल, हार्डेस्ट मेटल, तो वो क्या हो जाएगा? क्रोमियम और टंगस्टन। टंगस्टन अभी पढ़ा था, बल्ब का फिलामेंट बनता है जिसका गलनांक सर्वाधिक होता है, मेल्टिंग पॉइंट सर्वाधिक, ठीक है। साथ साथ आपको रिवाइज करना है ताकि चीजें याद रहे। आशा धातु, आशा धातु कौन सा है? यूरेनियम। आशा धातु यानी ये फ्यूचर के लिए काम आने वाला धातु है।
आइडियल जिसको बोलते हैं आइडियल मेटल। अगला रणनीतिक धातु यानी कि टाइटेनियम, व्यय की धातु प्लूटोनियम और जीवन रक्षक धातु रेडियम। ठीक है, इनमें से आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, एक ये याद कर लेना और एक ये दो ज़्यादा आते हैं, ये तो हमने बस ऐसे ही ऐड किया है। ठीक है भाई, तो सबसे कठोर क्रोमियम और टंगस्टन, और आशा धातु कौन से होते हैं? यूरेनियम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अगला आ जाता है धातु के वन लाइनर। मैंने बोला था कि जो अपन पढ़ेंगे उसका अपन क्या करेंगे? रिवीजन, फास्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन और जल्दी जल्दी वाइनर। मनुष्य द्वारा प्रयोग की गई प्रथम धातु तांबा है, देख ली। फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय, सर्वाधिक विद्युत सुचालक चांदी। ठीक है, सर्वाधिक विद्युत सुचालक सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर। तांबा भी एक अच्छा विद्युत सुचालक है, ये भी अपन ने पढ़ रखा है। कुचालक धातु कौन सी है? सीसा। सीसा धातु है लेकिन फिर भी कैसी है? कुचालक है, यानी कि पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, लेड जिसको। एकमात्र द्रवित धातु, धातु पूछे तो पारा और अधातु पूछे तो ब्रोमीन। ठीक है, अगला देखिए, एकमात्र द्रवित अधातु ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली लिक्विड नॉन मेटल। सबसे हल्की धातु लिथियम। लिथियम इज द लाइटेस्ट मेटल। सबसे भारी धातु ओस्मियम। ओस्मियम इज द हेवीएस्ट मेटल। सबसे कम गलनांक वाली धातु पारा, कितना था? -39। ठीक है, और सर्वाधिक गलनांक वाली धातु टंगस्टन, कितना था? अप्रोक्स 3400 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सबसे कठोर भी यही है, क्रोमियम और टंगस्टन। ठीक है, भूलना मत। पानी पर तैरने वाली धातुएं 3 थी, सोडियम, लिथियम और पोटेशियम, और इन्हीं को अपन क्या कर सकते हैं? चाकू से काट सकते हैं। ठीक है, हो रहा रिवीजन, वैसे ही होगा। अगला देखिए, और क्या पढ़ा अपन ने? मुलायम धातुएं जो चाकू से काट जा सकती है, अभी पढ़ा था, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। अगला देखो, परमाणु घड़ी में सीजियम का प्रयोग होता है। सीजियम इज यूज्ड इन एटॉमिक क्लॉक। एटॉमिक क्लॉक में कौन सी यूज होती है भाई? सीजियम, पढ़ रखा है। एटम उत्प्रेरक सफेद सोना प्लेटिनम। प्लेटिनम व्हाइट गोल्ड इज कॉल्ड द व्हाइट गोल्ड। झूठा सोना आयरन पाइराइट, बोला था कि इसको सस्ते होते हैं और सोने जैसी दिखती है, इसलिए इसके बना के बेचते हैं, फूल्स गोल्ड। सर्वाधिक क्रियाशील धातु सीजियम। ठीक है, सीजियम और एक सोना था साथ में। सोडियम को केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, क्योंकि सोडियम क्या होता है भाई? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जल्दी से आग पकड़ लेता है जब एयर और वाटर के कांटेक्ट में आता है। अगला देखिए, मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु 2 थी, सोना और प्लेटिनम। कौन कौन सी? गोल्ड और प्लेटिनम, जो अपने फ्री स्टेट में पाई जाती है। अगला संक्षारण मुक्त, सोना और प्लेटिनम दोनों ही फ्री स्टेट में निकलती है, इसके लिए कोई इंप्योरिटी नहीं होती, इसलिए ये कोई भी इस पर ऑक्सीजन का प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला कुलीन धातु गोल्ड। कुलीन धातु पढ़ी थी अपन ने, नोबल मेटल। सर्वाधिक तन्य धातु भी गोल्ड, बताया था, 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार। और आघातवर्ती यानी जो सीट के रूप में हो सकती है, चांदी। वैसे इसमें भी गोल्ड है। ठीक है, दोनों में हाईली मेलिएबल। तन्यता का अर्थ तार बनाने की क्षमता, पीट पीट कर तार बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके नोट कर रखा है। आगे देखिए, आघातवर्ती का अर्थ चादर बनाने की क्षमता है, पढ़ रखा है। सबसे कठोर क्रोमियम और इसके साथ टंगस्टन। ठीक है, रणनीतिक धातु टाइटेनियम। आशा धातु यूरेनियम। इंपोर्टेंट याद रखना, यूरेनियम इज कॉल्ड द मेडल ऑफ होप, यानी कि ये धातु हमें आगे फायदा देगी। व्यय की धातु प्लूटोनियम। और जीवन रक्षक कौन सी थी? रेडियम, जिसकी खोज रेडियो एक्टिविटी की किसने की थी? मैडम क्यूरी, पियरे क्यूरी, दोनों हस्बैंड वाइफ। ठीक है, आगे देखिए। और विद्युत अपघटन में एनोड धातु काम आती है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस अपन ने देखा था कि अशुद्ध धातु का, इम्प्योर मेटल का क्या बनेगा? एनोड बनेगा। ठीक है भाई, तो कल पढ़ेंगे अपन आगे सोना। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास इंपॉर्टेंट क्लास थी ये आपके मेटल्स। ठीक है, तो मेटल में आपको बस एक बार वो पढ़ा, पीछे ये क्वेश्चन रिवाइज हो गए। बस आपको क्या मतलब होना चाहिए आपके क्वेश्चन सही होने से। अभी जो एक टाइम है आपका, जल्दी एग्जाम आने वाला है, जल्दी से रिवाइज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।